So hey guys, this is Vaibhav, currently a first year MBA student at VMM Saint Safdarjung Hospital, Delhi. I have secured All India rank 59 in NEET 2023 with a score of 710. सो आज हम लोग क्या बात कर रहे होंगे, आज हम बात कर रहे होंगे नीट के बारे में सब कुछ। ये 11th में जो अभी एंटर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है कि नीट क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ नीट के बारे में जो भी तुम्हें जानना चाहिए वो मैं इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं नीट की फुल फॉर्म क्या है। तो नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नीट कब से शुरू हुआ है? तो नीट 2013 में शुरू हुआ था, 14-15 में फिर नहीं हुआ, उसके बाद से नीट होता आ रहा है। और जो 14-15 और उससे जो पहले था उस एंट्रेंस टेस्ट को AIPMT कहते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो किस टाइप का टेस्ट है, मतलब ऑफलाइन है या ऑनलाइन होता है? तो अभी तक तो ऑफलाइन होता है पेन एंड पेपर मोड में, लेकिन इस बारी हो सकता है चांसेस हैं कुछ चेंजेस होने के, तो वो एक बारी तुम चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है अगर तुम MBBS करना चाहते हो यानी डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके कॉलेजेस में तुम्हें एडमिशन लेने के लिए इसको देना है। ठीक है, इसके अलावा BDS के लिए यानी डेंटिस्ट बनना चाहते हो तो ये करना है। इसके अलावा आयुष में या और भी कुछ डिग्रीज होती हैं उसमें भी तुम जाने के लिए इसको ही दोगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो इसके लिए जो मिनिमम एज तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी 17 ईयर्स होनी चाहिए। और वो कैसे चेक करेंगे? तो वो होता है कि जिस साल तुम नीट में अपीयर होने वाले हो उसके एंड तक तुम 17 साल के हो जाने चाहिए। जैसे एग्जांपल लें तो नीट 2025 में हर वो एस्पिरेंट अपीयर हो सकता है जो 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है वो अपर एज लिमिट नीट में हटा दी गई है, तो कितनी भी तुम्हारी अपर एज लिमिट है तुम नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया है वो तुम देख लो। वो तुम्हारे पास 4 ये सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या उसकी जगह बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकती है, और उसके अलावा इंग्लिश। ठीक है, अब इनमें तुम्हारी जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तुम 12th के साथ अपीयर हो सकते हो या 12th के बाद भी अपीयर हो सकते हो, 12th से पहले तुम अपीयर नहीं हो सकते। अब जो तुम्हारी परसेंटेज चाहिए मिनिमम, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हें 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए अगर तुम्हें नीट में अपीयर होना है इन चारों ही सब्जेक्ट्स में। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम OBC, SC या ST में बिलोंग करते हो तो तुम्हें मिनिमम मार्क्स 40% चाहिए। अगर तुम PWD क्राइटेरिया में भी बिलोंग करते हो तो तुम्हें 40% चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं गवर्निंग बॉडी पे, यानी कि जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। तो 2013 से 2018 तक CBSE इसको कंडक्ट करा रहा था। 2018 के बाद से यानी 2019 से अभी तक NTA इसको कंडक्ट कराता है। अब एक चीज़ तुम्हारे लिए जानने वाली ये है कि है ना 2019 सितंबर में एक एक्ट आया था, NMC एक्ट 2019। उसके बाद से जो भी अलग अलग कॉलेजेस थे ना, कुछ कॉलेजेस अपना अलग एग्ज़ाम कराते थे, जैसे एम्स ले लो, जिपमर ले लो, जो कि टॉप कॉलेजेस हैं, वो अपना अलग एग्ज़ाम कराते थे। उसके बाद से इन सबको जोड़ के सिर्फ एक नीट ही इकलौता एग्ज़ाम है जो अब कराया जाता है। इससे पहले और भी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे। तो जब तुम PYQs वगैरह करोगे तो तुम्हें एम्स वगैरह ऐसे अलग अलग कॉलेजेस के अलग से भी PYQs मिल जाएंगे। तो अब एक बारी पैटर्न की बात कर लेते हैं, पैटर्न कैसा है इसका। ठीक है, तो जो सिलेबस तुमसे पूछा जाएगा वो तुम्हारे 11th और 12th का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 2 सेक्शन होते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। ठीक है, तो इनका जो भी 11th 12th का तुम्हारा सिलेबस है वो आता है। NCERT तुम्हें इसके लिए पढ़नी है। ठीक है, मार्क्स की अगर बात करें तो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 720 होते हैं। ठीक है, जिसको भी तुम 4 क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हो, 180, 180, 180, 180 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, अब इसमें हर एक सही क्वेश्चन करने पे तुम्हें 4 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करने पे तुम्हें -1 मार्किंग मिलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम जो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो एग्जाम को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, अब अगर किसी एक पार्ट को उठा के देखोगे तो उसमें भी तुम्हें क्या मिलेंगे? 2 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन A मिलेगा, सेक्शन B मिलेगा। सेक्शन A में तुम्हारे 35 क्वेश्चन होंगे जो कि कंपलसरी होंगे, उसमें तुम्हें सारे अटैम्प्ट करने हैं। और जो सेक्शन B होगा उसमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जिनमें से तुम्हें कोई भी 10 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद फीस कितनी होती है इस पेपर की? तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें 1700 फीस पे करनी होती है। अगर तुम EWS OBC से बिलोंग करते हो तो तुम्हें 1600 फीस डिपॉजिट करनी होती है। और अगर तुम SC ST या PWD से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे लिए जो फीस होती है वो 1000 होती है। ठीक है, इसके बाद सीट्स और कंपटीशन की बात करें तो
जो टोटल गवर्नमेंट सीट्स हैं MBBS के लिए वो 55,800 हैं। एक बारी तुम अपने टाइम पे चेक कर लेना जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि ये नंबर फ्लक्चुएट करता रहता है हर साल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कंपटीशन कितना है, तो हर साल जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि अगले साल 26 लाख को भी ये क्रॉस कर जाए। जो पिछले साल में जो भी ये एस्पिरेंट्स आए हैं वो मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूंगा, तुम देख सकते हो। इसके अलावा पेपर कितनी लैंग्वेजेस में होता है तो उसके लिए भी मैं ये लिस्ट लगा दूंगा, तुम इसमें चेक कर सकते हो कि तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो इसमें है कि नहीं, ठीक है। तो अब इस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो अब जैसा तो तुम्हें पहली चीज़ तो यही समझ आ गई कि अगर तुम्हें MBBS, BDS, आयुष इनमें अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है कि है ना, यहाँ पे इतना कंपटीशन क्यों ज़्यादा है, बिकॉज अगर तुम देखो कि गवर्नमेंट मेडिकल सीट और जो प्राइवेट मेडिकल सीट है ना, उसकी जो फीस है उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर एम्स की बात करूँ मैं तो वो 5,000 में 5,500 में पूरा 5 साल जो है 5 साल पूरे वो तुम्हें प्रोवाइड करता है सिर्फ 5,500 की ट्यूशन फीस में, ठीक है। जबकि ये जो फीस है ये 25 लाख 26 लाख तक भी चले जाती है एक साल के लिए सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में। इस कारण से यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत है नीट के लिए। काफ़ी लोग बार बार ड्रॉप लेते हैं बिकॉज ऑफ सिर्फ इस गवर्नमेंट सीट को पाने के लिए, ठीक है। जबकि अगर तुम इंजीनियरिंग में देखो तो ऐसा नहीं होता है। जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें भी फीस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ में तो ऐसा है कि जो प्राइवेट हैं वो ज़्यादा सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन नीट में ये चीज़ उल्टी है, यानी MBBS में ये चीज़ उल्टी है। इस कारण से यहाँ पे इतना कंपटीशन तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर तब भी कोई डाउट है तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।